हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपका पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था गढ़वाल का परमार वंश या फिर कहें पवार वंश, बात एक ही है। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा जो चल रहा है उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल में 3 पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट प्राचीन काल हम उसको खत्म कर चुके हैं और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मध्यकाल। तो उत्तराखंड का मध्यकाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और उत्तराखंड के मध्यकाल में हमारा टॉपिक चल रहा है परमार वंश। तो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं परमार वंश में, इससे पहले हम लोग 5 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। 45वीं राजा जो कि हमारे श्याम शाह आए थे, वहां तक हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे महिपत शाह के बारे में और आज हम लोग पढ़ेंगे माधो सिंह भंडारी और लोधी रिखोला के बारे में। माधो सिंह भंडारी और लोधी रिखोला महिपत शाह के 2 सेनापति रहे थे। इनके अलावा इनका तीसरा सेनापति और था बनवारी दास। इन तीनों के बारे में ही हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, महिपत शाह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि महिपत शाह परमार वंश के कौन से क्रम के राजा हुए हैं। तो महिपत शाह परमार वंश के 46वें नंबर के राजा होंगे। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी कि महिपत शाह परमार वंश के किस क्रम के राजा रहे हैं। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 46वें नंबर के राजा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि इनका शासनकाल कब से कब तक रहेगा। देखिए, 1631 ईस्वी से लेकर 1634 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है, बहुत कम समय के लिए। लेकिन इसी कम समय में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए रहते हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए ठीक हो गया, बढ़ते हैं आगे। देखिए, श्याम शाह जो कि इनसे पहले राजा हुए हैं, 45वें राजा, उनकी कोई संतान नहीं होती है। अभी तक क्या हो रहा था, जो भी राजा जिस भी राजा की मृत्यु हो रही थी उसके बाद उसका पुत्र ही उत्तराधिकारी बन रहा था। लेकिन श्याम शाह की कोई संतान ही नहीं थी। इनकी एक संतान थी दुलाराम शाह, जो कि बचपन में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस कारण से इनको परमार वंश का निसंतान राजा भी कहा जाता है। तो इनकी मृत्यु के बाद जैसे ही श्याम शाह की मृत्यु होती है, इनकी कोई संतान नहीं होती है। अब उत्तराधिकारी तो किसी को चुनना ही होता है। तो इसकी मृत्यु के बाद इसका चाचा, मतलब यहाँ पर हम लोग चाचा जोड़ सकते हैं दोस्तों, इनके चाचा महिपत शाह गद्दी पर बैठते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, ये जो चाचा वाली कहानी है। मैं जब श्याम शाह वाली वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो में आपको पढ़ा रहा था, उसके लास्ट में मैंने आपको कैसे जो भी महिपत शाह और श्याम शाह के बीच में चाचा का संबंध कैसे बनता है, वो सारा का सारा मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। तो अगर आपको ये संबंध देखना हो तो आप वाली वीडियो देख सकते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में सबसे लास्ट में मैंने आपको वो संबंध मैंने समझा रखा है कि महिपत शाह और श्याम शाह कैसे चाचा भतीजे हुए थे। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है दोस्तों, श्याम शाह की मृत्यु के बाद उसकी कोई संतान नहीं होती है, उसके बाद उसका कौन सा संबंधी उसका अगला उत्तराधिकारी बनता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उसका चाचा महिपत शाह ही उसका अगला उत्तराधिकारी बनता है। दोस्तों, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए ठीक हो गया। तो देखिए, महिपत शाह 48 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे थे। जैसे कि श्याम शाह के चाचा होते हैं, अगर चाचा है तो उम्र तो ज़्यादा होगी ही। तो महिपत शाह 48 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठते हैं, इसीलिए इनको सबसे अधिक उम्र में बनने वाला शासक भी कहा जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि परमार वंश, गढ़वाल के परमार वंश के किस शासक को सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला शासक भी कहा जा सकता है, या फिर कह सकते सबसे अधिक उम्र में बनने वाला शासक, या फिर सबसे अधिक उम्र में बनने वाला राजा भी कहा जाता है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? महिपत शाह। चलिए ठीक हो गया। बहुत डिटेल से दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के जो 3 4 5 बुक्स जितनी भी हैं उन सबको लेके मैं चल रहा हूं, तो कोई सा भी आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए ठीक है, और कुछ जान लेते हैं महिपत शाह के बारे में। फिर देखिए, महिपत शाह परमार वंश का पहला ऐसा शासक है जो अपने राज्य के चारों ओर विजयी अभियान चलाता है तथा विजयी होता है। देखिए, अभी तक जो भी शासक 45वीं शासक हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी तक 45वीं शासक में से कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ है जिसने कि अपने राज्य के चारों ओर आक्रमण किया हो, विजयी अभियान चलाया हो और विजयी हुआ हो। चलिए, थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग मैप के माध्यम से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा गढ़वाल का क्षेत्र है, ये हमारा कुमाऊं का क्षेत्र है। अगर हम लोग बात करें इधर की, तिब्बत मतलब दापा का हमारा क्षेत्र हो जाएगा, इधर हमारा दक्षिणी भाग का क्षेत्र हो जाएगा। और अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ हमारा आ जाएगा कौन सा क्षेत्र? ये हमारा आ जाएगा हिमाचल का क्षेत्र, जहाँ पर सिरमौर राज्य रहता है। तो ये देखिए, अब देखिए, जैसे ही महिपत शाह गद्दी पर बैठते हैं 1631 ईस्वी में, ये देखिए, ये हमारी पूर्व दिशा है, ये हमारी पश्चिम दिशा है, ये हमारी उत्तर दिशा है, ये हमारी दक्षिण दिशा है। तो जैसे ही क्या होता है, महिपत शाह गद्दी पर बैठते
हैं तो ये पूरब की दिशा और की ओर भी विजयी अभियान चलाते हैं, पश्चिम की दिशा की ओर भी ये विजयी अभियान चलाते हैं, उत्तर की ओर भी ये विजयी अभियान चलाएंगे और दक्षिण की ओर भी ये विजयी अभियान चलाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं महिपत शाह ने चारों ही दिशाओं में अपना विजयी अभियान चलाया था, जिनके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, परमार वंश का ऐसा शासक कौन सा था जिसने अपने राज्य के चारों तरफ विजयी अभियान चलाया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? महिपत शाह। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करते जाएंगे। देखिए महिपत शाह पवार वंश का पहला ऐसा शासक है जिसने अपने राज्य के पश्चिम दिशा की ओर भी विजयी अभियान चलाया था। देखिए हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिमी दिशा की। देखिए ये हमारा उत्तराखंड का मैप है। अगर हम बात करें पश्चिम दिशा की, पूरब दिशा ये होगी हमारी, पश्चिम दिशा ये होगी। तो पश्चिम दिशा हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पड़ता है, यहाँ पर एक सिरमौर राज्य पड़ता था। तो यहाँ पर देखिए गढ़वाल का जो राजा बैठा होगा महिपत शाह, अभी तक गढ़वाल में हम लोग 45 राजा पढ़ चुके हैं, अभी तक किसी भी राजा ने अपने पश्चिमी क्षेत्रों की ओर विजयी अभियान नहीं चलाया है। तो महिपत शाह पहला ऐसा शासक होगा परमार वंश में जो कि पश्चिम की ओर अपना अभियान चलाएगा, या फिर कह सकते हैं कि सिरमौर राज्य की ओर अपना विजयी अभियान चलाता है। तो क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बन सकता है कि पवार वंश का पहला शासक कौन था जिसने कि पश्चिम दिशा की ओर विजयी अभियान चलाया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? महिपत शाह। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए इन्हीं विजयी अभियानों के कारण महिपत शाह को गर्वभंजन की उपाधि प्रदान की गई है। देखिए गर्वभंजन, जब मैं आपको मान शाह पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि पहले गर्वभंजन जो होते हैं, पहली बार जो गर्वभंजन की उपाधि दी गई थी वो मान शाह को दी गई थी, लेकिन सर्वाधिक शक्तिशाली गर्वभंजन शासक महिपत शाह ही हुए हैं। तो महिपत शाह के बारे में कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया गया है गर्वभंजन से संबंधित। आपको याद रखना है कि महिपत शाह को इन विजयी अभियानों के कारण गर्वभंजन की उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए मुगल लेखकों ने महिपत शाह को अक्खड़ राजा बताया है। अब देखिए अक्खड़ राजा क्यों बताया इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कर लेते हैं। देखिए जब शाहजहां का राज्याभिषेक हो रहा था, देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, महिपत शाह जो थे वो श्याम शाह के शासनकाल में भी पूरी तरह से शासन में अपना उनको जो भी काम दिया हो, जो भी कार्य दिया होगा उसमें वो अपना कार्य कर रहे थे। मतलब श्याम शाह के शासन प्रशासन में इन्होंने काफ़ी हाथ बटाया था और काफ़ी सहायता की थी श्याम शाह के शासन प्रशासन को चलाने में। अब देखिए शाहजहां का राज्याभिषेक होता है, शाहजहां ने महिपत शाह को पत्र भेजा कि आप आइए और हमारे राज्याभिषेक में शामिल हो जाइए। राज्याभिषेक हो या फिर कोई सम्मेलन हो, कुछ भी हो, मतलब कि शाहजहां ने इनको पत्र लिख के भेजा था, इनको आने का न्योता दिया था। तो मतलब पूरे देश भर से वहाँ राजा आए रहते हैं, पूरे मतलब देश में जो जो भी हमारे क्षेत्र होते हैं वहाँ से राजा आए रहते हैं, लेकिन महिपत शाह उस राज्याभिषेक में शामिल नहीं होते हैं। अब इसके कई सारे कारण भी बताए गए हैं। जो हमारे गढ़वाल के लेखक हैं वो ये कहते हैं कि उस समय कोई बरसात का मौसम रहा होगा, रास्ता जाने का नहीं होगा, या फिर कुछ भी ऐसी कोई परिस्थितियां रही होंगी कि महिपत शाह नहीं जा पाए थे। लेकिन जो दिल्ली के जो लेखक होते हैं, मुगल दरबार के जो लेखक होते हैं, वो इनको कहते हैं जैसे कि महिपत शाह इनके राज्याभिषेक में नहीं आते हैं शाहजहां के, तो इनको अक्खड़ राजा की उपाधि उन्होंने दे दी थी। तो दोस्तों इसी जब शाहजहां के राज्याभिषेक में महिपत शाह नहीं जाते हैं, तो इनके बाद जो हम पढ़ेंगे इनकी पत्नी कर्णावती के बारे में और इनके पुत्र पृथ्वीपति शाह के बारे में। जब शाहजहां के राज्याभिषेक में महिपत शाह नहीं जाते हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कर्णावती को और साथ ही साथ में पृथ्वीपति शाह को, जिसकी चर्चा हम लोग आगे वाली वीडियो में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बन जाता है कि गढ़वाल का कौन सा राजा शाहजहां के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महिपत शाह। और महिपत शाह को मुगल लेखकों ने अक्खड़ राजा की उपाधि दी है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि महिपत शाह को अक्खड़ राजा की उपाधि किसने दी थी? आपको याद रखना है मुगल लेखकों ने इनको अक्खड़ राजा की उपाधि दी थी। चलिए ठीक हो गया, ये तो आप समझ गए होंगे। और जो शाहजहां के राज्याभिषेक में शामिल नहीं होते हैं, इसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ेगा। मतलब इनको नहीं भुगतना पड़ेगा, जो पृथ्वीपति शाह कर्णावती आएंगे, इनकी पुत्र और पत्नी, उनको भुगतना पड़ेगा। चलिए ठीक है। फिर देखिए मोला राम ने महिपत शाह को प्रचंड भुजदंड वाला शासक कहा है। मतलब कि प्रचंड भुजदंड वाला मतलब क्या हुआ? काफी शक्तिशाली शासक। तो मोला राम ने महिपत शाह को प्रचंड और भुजदंड वाला शासक कहा है। दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है कि पहले क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस परमार शासक को प्रचंड भुजदंड वाला शासक कहा गया है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? महिपत शाह को। या फिर महिपत शाह को प्रचंड भुजदंड वाला शासक किसने कहा है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मोला राम ने। तो जो जितनी भी संभावनाएं बनती हैं आपको वो सब याद रखनी है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे।
तो महिपत शाह के बारे में हमने जो बेसिक जानकारी थी वो जान ली है। अब हम लोग थोड़ी युद्धों की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं महिपत शाह के सेनापतियों की, देखिए महिपत शाह के पास जो सेनापति थे सर्वश्रेष्ठ सेनापति थे, काफ़ी वीर सेनापति थे, इनके जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। तो लोधी रिखोला, माधो सिंह भंडारी और साथ ही साथ बनवारी दास। तो जिस शासक के पास ऐसे अगर सेनापति हो तो वो उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता कहीं भी विजय अभियान करने में। तो लोधी रिखोला हो, माधो सिंह भंडारी हो, बनवारी दास हो, काफ़ी शक्ति मतलब इनमें से लोधी रिखोला और माधो सिंह भंडारी, और इन दोनों से में से देखिए अगर हम इन तीनों में से बात करें तो हम इन दो को पहले लेंगे। माधो सिंह भंडारी और लोधी रिखोला सर्वाधिक शक्तिशाली हुए थे जो इसके सेनापति थे। और अगर हम इन दोनों में भी बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है माधो सिंह भंडारी का। माधो सिंह भंडारी के कई सारे पवाड़े भी हैं, पवाड़े की चर्चा मैंने आपको बताया था क्या होते हैं करके, चलिए ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि लोधी रिखोला किसके सेनापति थे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा महिपत शाह के। माधो सिंह भंडारी किसके सेनापति थे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा महिपत शाह के। साथ ही साथ में क्वेश्चन और बनेगा बनवारी दास किसके सेनापति थे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा महिपत शाह के। जो ये माधो सिंह भंडारी होते हैं ये पृथ्वीपति शाह के काल तक रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, अभी मैं इसकी जानकारी भी आपको दूंगा। चलिए ठीक हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इनका जो अभियान रहता है वो चारों ओर चारों दिशाओं में इनका अभियान रहता है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं महिपत शाह जैसे गढ़वाल में बैठे रहते हैं। अब जो ये दापा का क्षेत्र है, दापा का ये वाला क्षेत्र है, अभी तक भी देखिए मान साहो श्याम साहो तो अभी तक दापा पर आक्रमण चलते हुए आ रहे हैं। तो महिपत शाह ने भी दापा पर आक्रमण किया था। तो इन आक्रमणों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए राजा महिपत शाह के देखिए भोट प्रदेश कहें या फिर हम दापा कहें या फिर तिब्बत क्षेत्र कहें, बात एक ही है। मतलब वो जो भोट क्षेत्र है वो भी यही वाला क्षेत्र है, दापा भी यही वाला क्षेत्र है, यहीं पर भी हमारा तिब्बत पड़ता है। तो देखिए राजा महिपत शाह ने भोट प्रदेश में 3 आक्रमण किए थे। देखिए कोई कोई इतिहासकार ये कहता है कि राजा महिपत शाह ने भोट प्रदेश में 3 आक्रमण किए थे, लेकिन कोई कोई इतिहासकार ऐसा कहता है कि राजा महिपत शाह का जो ये सेनापति था माधो सिंह भंडारी, इसने भोट प्रदेश में 3 मतलब आक्रमण किए थे। तो हम लोग यही मान के चल रहे हैं अभी तक तो राजा महिपत शाह ने भोट प्रदेश में 3 आक्रमण किए थे। चलिए हम उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चलिए ठीक है, कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए तो हम लोग बात कर रहे हैं दापा पर आक्रमण की। देखिए पहला आक्रमण महिपत शाह के साथ इस प्रथम युद्ध में उनके सेना नायक लोधी रिखोला थे। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बनेगा जब महिपत शाह ने दापा पर पहला आक्रमण किया था तो उनके सेना नायक कौन थे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा लोधी रिखोला। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो महिपत शाह इसमें विजयी भी होते हैं, ध्यान रखना है आपको। जब महिपत शाह ने पहला दापा अभियान चलाया था उनका सेना नायक कौन होगा, लोधी रिखोला, और यह इस विजय अभियान में विजयी भी होते हैं। तथा उन्होंने दापागढ़ तथा वहाँ के बौद्ध विहार पर अपना अधिकार कर लिया था। तो मतलब कि वहाँ एक दापागढ़ है और साथ ही साथ में बौद्ध विहार है, तो वहाँ पर क्या किया महिपत शाह ने अपना अधिकार कर लिया था। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यही बन रहा है, इस समय इनके सेना नायक कौन हो जाएंगे, लोधी रिखोला। चलिए ठीक हो गया। तो महिपत शाह ने इन विजित प्रदेशों पर अपना अधिकार तो कर लिया। देखिए अब देखिए अगर वहाँ पर अधिकार कर लिया, अब इनको वहाँ पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति भी तो करनी है ना, ऐसा तो नहीं कि अधिकार करके उसको छोड़ दें। तो इन्होंने क्या किया, इसको और मजबूत बनाने के लिए वहाँ पर बर्दवाल बंधुओं को वहाँ गढ़वाली सेना का, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, मतलब गढ़वाली सेना का प्रभार सौंप दिया कि आप संभालिए यहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो भी मतलब प्रशासन है अभी आप संभालेंगे। बर्तवाल बंधुओं की कहानी भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, बहुत ही इनके बारे में, इनकी मतलब काफ़ी वीर ये रहे हैं बर्तवाल बंधु, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखिए बर्तवाल बंधु क्या किया था, सेनानायक तथा उनके भाई को दापा ठकुराई का प्रशासक नियुक्त कर श्रीनगर लौट गया था। मतलब या फिर हम ये कह सकते हैं, छोटा हम लोग मतलब संक्षेप में ये कह सकते हैं कि महिपत शाह ने क्या किया था, जो दापा का क्षेत्र है वो बर्तवाल बंधु को सौंप दिया था, और अपना जब उसने दापा को जीता, वहाँ जीतने के बाद वो जो भी विजित प्रदेश था उसको उसने बर्तवाल बंधुओं को सौंपा और अपना श्रीनगर लौट आया था। चलिए ठीक हो गया। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि जब महिपत शाह ने दापा पर प्रथम अभियान किया था तो वहाँ पर उसने सेना नायक किनको नियुक्त किया था, मतलब कि जो उनकी रखवाली करने के लिए, वहाँ प्रशासन देखने के लिए, आपको याद रखना है बर्तवाल बंधुओं को उसने ये काम सौंपा था। चलिए ठीक हो गया।
तो हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा बर्तवाल बंधुओं के बारे में। देखिए परमार वंशीय बर्तवाल बंधु रडुआ नागपुर मंडल के निवासी थे। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पवार वंशीय जो बर्तवाल बंधु थे कहाँ के निवासी थे, आपको याद रखना है हमें रडुआ नागपुर मंडल के ये निवासी थे। अगर हम बात करते हैं इन बर्तवाल बंधुओं के नाम क्या थे, ये दो भाई थे, भीम सिंह बर्तवाल और गजवीर सिंह बर्तवाल। कभी कभी दोस्तों हो सकता है एग्जाम में नाम पूछ ले क्योंकि महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है अभी भी आगे हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए ठीक हो गया। तो पहला युद्ध तो जैसे कि हो गया है, इस समय महिपा शाह जीत गए हैं। अब देखिए दूसरा युद्ध क्या होता है। देखिए अब अभी तक तो ये हो रहा था कि मतलब महिपत शाह ने दापा पर आक्रमण किया था, लेकिन अब क्या होगा। अब देखिए अब होगा ये कि जैसे कि ये हमारा गढ़वाल का क्षेत्र है, यहाँ पर दापा पर यहाँ पर हमारे बर्तवाल बंधु बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दापा के जो शासक बैठे हुए हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। कहाँ पर, जो मतलब जितना भी मतलब अधिकार अपने अधिकार में ले लिया था महिपत शाह ने, उस पर अधिकार मतलब आक्रमण करना शुरू किया दापा के शासकों ने। फिर देखिए होता क्या है, इसको बोला गया है दूसरा युद्ध। तो इस बार यह आक्रमण दापा गणपति ने गढ़वाली सैनिकों पर किया था। देखिए दापा गणपति ने गढ़वाली सैनिकों पर किया और इस युद्ध में गढ़वाली सेना को मार गिराया, या फिर कह सकते हैं कि इस युद्ध में जितने भी गढ़वाली सेना थी पूरी काट डाली गई, मतलब कि सारे के सारे सैनिकों को मार गिराया था इस युद्ध में। तथा दापागढ़ पर पुनः तिब्बतियों के हाथ में चला गया। मतलब जो दापागढ़ था, दापा दुर्ग था, वहां पर पुनः से क्या होता है दोस्तों, वहां पर पुनः से तिब्बतियों का अधिकार हो जाता है, दापा के जो शासक होते हैं उनका अधिकार हो जाता है। अब देखिए इस युद्ध में होता क्या है, इस युद्ध में बर्तवाल बंधु वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों कि जो बर्तवाल बंधुओं का संबंध है वो किस परमार शासक से है, आपको याद रखना है इनका जो संबंध है वो महिपत शाह से। देखो महिपत शाह के महिपति शाह के बात एक ही है, अलग अलग इतिहासकारों ने इनके अलग अलग नाम लिख दिए हैं। तो बर्तवाल बंधुओं का संबंध किस परमार शासक से है, आपको याद रखना है महिपत शाह से ही बर्तवाल बंधुओं का संबंध है। और बर्तवाल बंधु जो है वो किस परमार शासक के काल में वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए थे, आपको याद रखना है महिपत शाह के समय में ही ये दापा अभियान में शहीद हो गए थे। चलिए ठीक है, और जान लेते हैं थोड़ा बर्तवाल बंधुओं के बारे में। तो जैसे कि बर्तवाल बंधुओं ने काफ़ी वीरता पूर्वक वहाँ युद्ध किया था, बहुत अपना साहस पराक्रम दिखाया था। फिर देखिए आज भी अगर हम बात करते हैं, आज भी बर्तवाल बंधुओं की तलवारें दापा बिहार में विजय स्मारक के रूप में सुरक्षित हैं। मतलब कि जो दापा बिहार है वहाँ पर जो विजय स्मारक के रूप में उनको वहाँ पर सुरक्षित रखा गया है और बुद्ध मूर्ति के साथ उन तलवारों की भी पूजा की जाती है। मतलब सोचिए कितनी बड़ी यह बात है कि बुद्ध मूर्ति के साथ उन तलवारों की पूजा आज भी वहां पर की जाती है। तो दोस्तों कैसे बनेगा क्वेश्चन कि जो जो बर्तवाल बंधु महिपत शाह के समय में जो बर्तवाल बंधु थे उनकी तलवारें वर्तमान में कहाँ रखी गई हैं, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, दापा बिहार में। दापा बिहार में विजय स्मारक के रूप में आज भी वो वहाँ पर सुरक्षित रखी गई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए ठीक हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं दापा से तीसरा युद्ध। इस तीसरे युद्ध में थोड़ा विवाद भी है। कोई कहते हैं कि जो तीसरा युद्ध हुआ था ये माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में हुआ था और इस समय जो है पृथ्वीपति शाह का शासनकाल था, लेकिन अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग बातें हैं। फिलहाल हम लोग जान लेते हैं। देखिए इस युद्ध का नेतृत्व महिपति शाह के सेनापति माधो सिंह भंडारी ने किया था तथा माधो सिंह भंडारी इसमें सफल भी हो गए थे। तो दापा से ये तीसरा युद्ध हुआ था। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं महिपत शाह के समकालीन शासकों की। समकालीन शासक अभी तक हम लोग जहाँ से हमारा मुगल वंश 1426 में मुगल वंश शुरू हुआ था, तो वहाँ से 1526 में 1426 नहीं 1526 ईस्वी में हमारा मुगल वंश शुरू होता है। तो वहाँ से जो भी हमारे परमार शासक आए थे वहाँ से हम लोग चर्चा कर रहे हैं उनके समकालीन शासकों की। तो मुगल शासक अगर हम बात करें इस समय कौन था, महिपत शाह के जो समकालीन रहेगा वो रहेगा शाहजहां, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें इस समय कुमाऊं में कौन सा चंद्र शासक शासन कर रहा था, वो कर रहा था तिरुमल चंद। तो इस तिरुमल चंद के बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। इस तिरुमल चंद से भी अभी महिपत शाह का युद्ध होगा, उसके बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। चलिए ठीक हो गया। तो हमने बात करी थी दापा के अभियान की। अब हम लोग बात कर रहे हैं दक्षिण पश्चिमी अभियान की। मतलब कि जो हमारे ये क्षेत्र आ रहे हैं, दक्षिण का क्षेत्र है, पश्चिम के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों पहले तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे इस चीज़ को। देखिए ये हमारा गढ़वाल क्षेत्र है, ये हमारा कुमाऊं क्षेत्र है। अब इस समय देखिए हो क्या रहा था कि जो हमारे ये वाले क्षेत्र थे, ये हमारा जो तराई का क्षेत्र था, इस समय यहाँ पर काफ़ी मतलब लुटेरे रहा करते थे। मतलब वो गढ़ राज्य पर आक्रमण करते थे, सामान लूट लिया करते थे।
तो काफ़ी सारे लुटेरे यहाँ पर रहा करते थे। उसी प्रकार से कुछ पश्चिम से भी, कुछ दक्षिण से भी यहाँ पर से मतलब काफ़ी लुटेरे यहाँ पर रहा करते थे, जिस कारण से बार बार गढ़ राज्य पर आक्रमण करते थे, बार बार गढ़ राज्य में आतंक मचाया करते थे। तो देखिए महिपत शाह के काल में होता क्या है, दक्षिण पश्चिम अभियान चलाया होता है। तो दाब्बा युद्ध में भोट सेना को करारी पराजय देने वाले सेनानायक लोधी रिखोला को दक्षिणी सीमा की रक्षा का भार सौंपा गया था। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बनता है कि दक्षिण पश्चिमी अभियान में महिपत शाह ने किसको नियुक्त किया था, किस सेनानायक को नियुक्त किया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? लोधी रिखोला को। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए लोधी रिखोला ने भाबर प्रदेश में घुसकर लूटपाट करने वाले लुटेरों का दमन किया। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो हमारा जो ये दक्षिण वाला जो क्षेत्र रहेगा, तराई वाला जो क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर देहरादून है, यहाँ पर हरिद्वार है, यहाँ पर उधम सिंह नगर है, तो यहाँ पर से क्या था, काफ़ी सारे लुटेरे बार बार आक्रमण किया करते थे। तो इन्हीं आक्रमणों को रोकने के लिए क्या किया था, एक विजयी अभियान चलाया था महिपत शाह ने, जिसमें लोधी रिखोला को उन्होंने सेनानायक नियुक्त किया था। और लोधी रिखोला ने भाबर प्रदेशों में घुसकर लूटपाट करने वाले लुटेरों का दमन कर दिया था। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसा बनता है कि महिपत शाह के काल में भाबर प्रदेश में घुसकर लूटपाट करने वाले लुटेरों का दमन उनके किन सेनानायक ने किया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? लोधी रिखोला ने। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए लोधी रिखोला ने सिरमौर के कुछ प्रमुख गढ़ों पर भी अधिकार कर लिया था। सिरमौर की अगर हम बात करते हैं तो सिरमौर कहाँ पर आ जाएगा हमारा? ये हमारा गढ़वाल, ये कुमाऊं है। तो सिरमौर हमारा देखिए हिमाचल प्रदेश हमारा ये रहेगा, तो सिरमौर हमारा कुछ यहाँ पर हमारी स्थिति रखता है। तो लोधी रिखोला ने सिरमौर के कुछ प्रमुख गढ़ों पर अधिकार कर लिया। और मैंने आपको बताया था कि दक्षिण से भी कुछ लुटेरे आक्रमण कर रहे थे तथा पश्चिमी क्षेत्रों से भी कुछ हमारे यहाँ पर आक्रमण हो रहे थे। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए तो यहाँ के लुटेरों का ऐसा दमन किया था लोधी रिखोला ने कि महिपत शाह के शासनकाल तक पश्चिम से कोई आक्रमण ही नहीं हुआ। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ये सोच सकते हैं कि पश्चिम की तरफ से तो कोई आक्रमण होता ही नहीं है जब तक लोधी रिखोला है, जब तक महिपत शाह है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि महिपत शाह के शासनकाल में वहाँ मतलब पश्चिमी क्षेत्रों के लुटेरों का दमन किसने किया था? लोधी रिखोला ने किया था। तो वहाँ से उसके बाद से कोई आक्रमण हुआ ही नहीं वहाँ के लुटेरों का। चलिए ठीक हो गया। तो इस तरह से सिरमौर, और देखिए जब यहाँ पर आक्रमण किया जा रहा था सिरमौर प्रदेश में, इस समय जो सिरमौर नरेश था वो था कर्म प्रकाश। ये भी आपको नोट कर लेना है। लोधी रिखोला ने महिपत शाह के समय, जिस समय उसने सिरमौर प्रदेश में विजयी अभियान चलाया था, उस समय वहाँ का नरेश कौन था? कर्म प्रकाश। उस समय सिरमौर नरेश था। तो इस तरह सिरमौर को भी मतलब गढ़वाल में मिला लिया गया था। सिरमौर के पूरा सिरमौर तो नहीं, मतलब सिरमौर के कुछ भागों को गढ़वाल क्षेत्र में इसके काल में मिला लिया गया था। तो ये तो रही थी महिपत शाह की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों इनका सेनापति के बारे में, जो है माधो सिंह भंडारी। काफ़ी वीर सेनापति रहे हैं दोस्तों। ऐसे सेनापति बार बार जन्म नहीं लेते हैं, ना ही ऐसे सेनापति हर राजा को मिलते हैं। चलिए इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे इनके पिता के बारे में। इनके पिता का नाम है सोड़बाण कालो भंडारी। सोड़बाण इनका नाम नहीं है, इनका नाम कालो भंडारी है। इनको सोड़बाण की उपाधि दी गई थी। इन कालो भंडारी को सोड़बाण की उपाधि मान शाह ने दी थी। ये भी आपको याद रखना है कि माधो सिंह भंडारी के पिता कालो भंडारी को सोड़बाण की उपाधि किसने दी थी? मान शाह ने यह उपाधि दी थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। और हम अगर बात करते हैं माधो सिंह भंडारी की पत्नी की, तो इनका पत्नी का नाम था उदीना। और अगर हम बात करते हैं माधो सिंह भंडारी के पुत्र की, तो इनके पुत्र का नाम था गजे। अभी हम गजे की बात इसलिए छेड़ रहे हैं क्योंकि गजे थोड़ा यहाँ पर कहानी जो हम बताऊंगा आगे, उसमें गजे की एंट्री महत्वपूर्ण होगी। तो आपको याद रखना दोस्तों, कभी कभी पत्नियों के बारे में पूछ लिया जाता है कि माधो सिंह भंडारी की पत्नी का नाम क्या था? उदीना। और माधो सिंह भंडारी के पुत्र का नाम क्या हो जाएगा? गजे। अगर हम बात करते हैं इनके निवास की, तो मलेथा गाँव टिहरी पर ही इनका जो निवास था, इनका जो घर था, तो यहीं पर यह रहा करते थे। वैसे तो ये हमेशा शासन मतलब जो राज दरबार में ही रहेंगे, लेकिन जो इनका घर एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं मलेथा गांव टिहरी में ही इनका घर था। अब देखिए इनके बारे में कुछ बातें और कही जाती हैं। माधो सिंह भंडारी को 16वीं सदी का इंजीनियर भी कहा जाता है। अब वो इंजीनियर क्यों कहा जाता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए माधो सिंह भंडारी ने एक पहाड़ी के अंदर सुरंग काटकर मलेथा की गूल का निर्माण किया था। अब देखिए एक बात है दोस्तों, जिस समय कहते हैं कि माधो सिंह भंडारी कुछ समय के लिए जब अपने गांव आए थे, मलेथा गांव में जब आए थे, तो उनके गांव में पानी की भारी समस्या हो रही थी, मतलब पानी की काफ़ी कमी थी। उनके जो गांव था उसके पास ही में एक पहाड़ी हुआ करती थी। तो इस पहाड़ी की इधर तो नदी बहा करती थी, लेकिन इस नदी का पानी ये पहाड़ होने की वजह से इधर गाँव में नहीं आ पाता था। तो गाँव में काफ़ी
समस्या हो रही थी पानी की। तो होता क्या है दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों ने पहले प्रयास किया रहता है कि हम यहाँ से गोल निकालें कि पानी की निकासी के लिए, लेकिन जिसने भी यह प्रयास किया वो अभी तक असफल रहा था। जैसे ही माधो सिंह भंडारी अपने गाँव में आते हैं, मलिथा गाँव में आते हैं, जब ये देखते हैं कि पानी की काफ़ी समस्या हो रही है, तो ये लोगों से कहते हैं कि चलो हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ से गोल निकालते हैं। लेकिन कई लोग पहले से प्रयास कर चुके हैं तो कोई भी इनका साथ नहीं देता है। अब माधो सिंह भंडारी क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से एक नदी जो बह रही होती है, ये क्या करते हैं, अकेले दम पर इस जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी से ये क्या करते हैं, यहाँ पर से गूल का निर्माण कर देते हैं। तो जैसे ही ये गूल का निर्माण करते हैं, अब यहाँ पर जो ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी के शीर्ष पर एक मंदिर होता है। तो जैसे ही ये पहाड़ी में गूल का निर्माण कर रहे होते हैं, कहा जाता है कि जो ये मंदिर है, ये मंदिर क्षतिग्रस्त हो जाता है। गूल तो बन गई, लेकिन मंदिर के क्षतिग्रस्त होने के कारण कहा जाता है कि देवता नाराज हो गए थे, जिस कारण से गूल से पानी नहीं आ रहा था। तो बाद में ऐसा कहा जाता है कि इनको अपने पुत्र की बलि देनी पड़ी थी। ऐसा मतलब कुछ ऐसी बातें आई होंगी, देवी देवताओं वाली कुछ बात आई होंगी, तो उसमें इनकी मतलब किसी की बलि मांगी गई होगी, तो इन्होंने अपने पुत्र गजे की बलि यहाँ पर दी थी। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जब माधो सिंह भंडारी मलिथा की गूल का निर्माण कर रहे थे, तो उस समय उनको अपने किस पुत्र की वहाँ पर बलि देनी पड़ी थी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गजे। उनके जब उनका पुत्र कौन था, गजे ही था, तो इनको ही अपने पुत्र की बलि देनी पड़ी थी। तो मलिथा की गूल का निर्माण किसने कराया था, माधो सिंह भंडारी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए ठीक हो गया। तथा इस गूल के निर्माण के लिए माधो सिंह भंडारी को अपने पुत्र गजे की बलि देनी पड़ी थी। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो किस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मतलब माधो सिंह भंडारी ने किस तरीके से गूल का निर्माण किया था। और जो ये पहाड़ी थी दोस्तों, यहाँ पर से चंद्रभागा नदी बहा करती थी। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए और कुछ जान लेते हैं हम लोग माधो सिंह भंडारी के बारे में। माधो सिंह भंडारी महारानी कर्णावती तथा उनके पुत्र पृथ्वीपति शाह के समय में भी सेना नायक रहे थे। तो 1640 ईस्वी तक ये रहेंगे, वहाँ के से भी सेना नायक ये रहेंगे, जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, कभी कभी कूट वाले कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, जहाँ से दो ऑप्शन सही रहते हैं कि महिपत शाह नहीं कि माधो सिंह भंडारी किन दो राजाओं के सेनापति रहे थे। तो ये रहेंगे महिपत शाह के भी रहेंगे और साथ ही साथ पृथ्वीपति शाह के भी रहेंगे। चलिए ठीक हो गया, बढ़ते हैं आगे। और अगर हम बात कर लेते हैं माधो सिंह भंडारी की, तो माधो सिंह भंडारी भी महिपति शाह की प्रिय सेनापति थे। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो इनके प्रिय सेनापति थे महिपत शाह के, तो माधो सिंह भंडारी ही थे। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं माधो सिंह भंडारी के। देखिए एक छोटा चीनी का युद्ध होता है, जिसको तुमुल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और जो युद्ध होता है दापा वाले क्षेत्र में होता है, मतलब कि तिब्बत वाले क्षेत्र में ही होता है। देखिए 1640 ईस्वी में यह युद्ध होता है। पहली बात तो आप ये देखेंगे 1631 ईस्वी से लेकर के अगर हम लोग बात करते हैं 1634 तक, 1631 ईस्वी से लेकर 1600 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1631 से लेकर 1634 तक तो रहता महिपत शाह का काल। जैसे ही महिपत शाह की मृत्यु होती है, तो इनका पुत्र बनता है पृथ्वीपति शाह राजा। पृथ्वीपति शाह अल्पव्यस्त मतलब जो 7 साल का होता है तब राजा बनता है, तो उनकी संरक्षिता बनती है महारानी कर्णावती। तो इसकी कहानी तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बातें क्यों बता रहा हूँ आपको ध्यान से सुनेंगे। देखिए जो ये छोटा चीनी का जो युद्ध होता है, जो तुमुल युद्ध कहा गया है, 1640 ईस्वी में यह हो रहा है। लेकिन इस समय महिपति शाह की मृत्यु हो चुकी है। इस समय राजा कौन होगा, इस समय राजा होगा पृथ्वीपति शाह। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माधो सिंह भंडारी की मृत्यु किस परमार शासक के समय में हुई थी, तो ये हुई थी पृथ्वीपति शाह के समय में 1640 ईस्वी में। अब ये तुमुल युद्ध है, छोटा चीनी का युद्ध है, इसके बारे में भी मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा जब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वीपति शाह के बारे में। फिलहाल आपको ये याद रखना है छोटा चीनी का युद्ध या फिर कह सकते हैं तुमुल का युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, छोटा चीनी का युद्ध या फिर तुमुल युद्ध कब हुआ था। 1640 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था दापा वाले क्षेत्र पे। तो अब देखिए इस युद्ध में माधो सिंह भंडारी की मृत्यु हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इस युद्ध में माधो सिंह भंडारी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, आपको याद रखना है। छोटा चीनी का युद्ध कहें या फिर कहें तुमुल युद्ध, इन युद्ध में ही माधो सिंह भंडारी की मृत्यु हो गई थी। और माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक कहा गया है। देखिए जब मैंने आपको बताया था महिपति शाह को कहा गया है गर्वभंजन। यहाँ से आपको फंसा सकते हैं एग्जाम में एग्जामिनर। तो गर्वभंजन कहा गया है महिपति शाह को, गर्वभंजन कहा गया है मान शाह को। अगर हम बात कर लेते हैं गर्वभंजक की, क और नौ का अंतर है। देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं गर्वभंजक की, तो गर्वभंजक कहा गया है माधो सिंह भंडारी को। तो दोस्तों अलग अलग चीज़ें हैं, गर्वभंजक कहा जाएगा माधो सिंह भंडारी को, गर्वभंजन कहा जाएगा महिपत शाह को। चलिए ठीक हो गया, ये तो बात रही थी हमारी माधो सिंह भंडारी की। अब हम लोग बात कर लेते हैं लोधी रिखोला की। चलिए ठीक है,
लोधी रिखोला के बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें लोधी रिखोला के पिता का नाम, लोधी रिखोला के पिता का नाम था भौं सिंह रिखोला। दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन है, कभी कभी बन जाते हैं, आपको याद रखने हैं। तो भौं सिंह रिखोला इनके पिता का नाम था और इन्हें गढ़वाल का रखवाला भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है, गढ़वाल का रखवाला किसे कहा जाता है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? लोधी रिखोला को। अब देखिए लोधी रिखोला की हम लोग मृत्यु की बात कर लेते हैं। देखिए दरबारी, देखिए जब लोधी रिखोला के बारे में क्या होता है कि जब महिपत शाह के दरबार में कुछ दरबारी होते हैं जो कि लोधी रिखोला की जो बढ़ती हुई शक्तियाँ और जो उनका मतलब शासक के प्रति जो उनका आचरण होता है, जो उनकी सच्चाई होती है, मतलब कुछ भी हो तो उससे वो लोग चिढ़ने लगते हैं। तो दरबार में कुछ ऐसे षड्यंत्र बनाने लगते हैं वो लोग लोधी रिखोला के खिलाफ, और महिपत शाह को वो काफ़ी भड़का देते हैं। मतलब कहते हैं कि जो लोधी रिखोला है वो खुद ही शासन प्रशासन करने लगा है, अपनी मनमर्जी चलाने लगा है। आने वाले समय में हो सकता है आपको शासन से हटा दे, गद्दे से हटा दे, आपको खुद ही मतलब राजा बन जाए। तो इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं जो है राजा के कानों में डाली जाती हैं। अब देखिए जो महिपत शाह है वो क्या करता है? लोधी रिखोला की हत्या करवा देता है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लोधी रिखोला की हत्या किसने करवाई थी? उसी के अपने राजा महिपत शाह ने ही लोधी रिखोला की मृत्यु करवाई थी। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोधी रिखोला की हत्या कौन करवाएगा? महिपत शाह। चलिए ठीक हो गया। तो ये थी लोधी रिखोला की बात। चलिए ठीक हो गया। अब हम लोग महिपत शाह की कुछ बातें और कर लेते हैं। देखिए महिपत शाह का कुमाऊं अभियान, अभी तक देखिए हमने पढ़ा था दक्षिण के क्षेत्र में लोधी रिखोला ने मतलब किया था, और हमारा उत्तर का क्षेत्र जो दाबा का क्षेत्र था माधो सिंह भंडारी, पश्चिम जो सिरमौर का क्षेत्र था हमने देखा था वहाँ मतलब 3 दिशाओं की अभी तक हमने बात कर ली, उत्तर की, पश्चिम की और दक्षिण की। अब हमारा रह गया है पूर्व का क्षेत्र। कौन सा पूर्व का क्षेत्र? देखिए मैं आपको एक बार मैप के माध्यम से समझा देता हूँ। ये हमारा कुमाऊं का क्षेत्र है, ये हमारा गढ़वाल का क्षेत्र है। जिस समय गढ़वाल में महिपत शाह शासन कर रहा था उसी समय कुमाऊं में त्रिमल चंद भी शासन कर रहा था। अगर हम लोग बात करें दिशाओं की तो पूरब दिशा, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो महिपत शाह यहाँ पर गढ़वाल में शासन कर रहा है और यहाँ पर शासन कर रहा है त्रिमल चंद्र। और जो त्रिमल चंद है ये श्याम शाह की सहायता से ही राजा बना हुआ होता है। तो देखिए महिपत शाह क्या करता है, ये हमारा पूर्व का क्षेत्र रहेगा ना, तो देखिए पूर्व की तरफ के क्षेत्र में भी इसका आक्रमण अब होगा। देखिए तो जिस समय महिपत शाह, इसको बोलते हैं महिपत शाह का कुमाऊं अभियान। अब जब जब महिप देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, महिपत शाह ने जब कुमाऊं में विजयी अभियान चलाया था उस समय कुमाऊं का राजा कौन था? आपको याद रखना है त्रिमल चंद इस समय कुमाऊं का राजा था। इसको कुमाऊं का युद्ध या फिर काकुब मोड़ का युद्ध भी कहा जाता है। तो आपसे इस नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है, कुमाऊं युद्ध के नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है। कुमाऊं का युद्ध कहें या फिर कहें काकुब मोड़ का युद्ध कब हुआ था? 1634 ईस्वी में त्रिमल चंद और महिपत शाह के मध्य में यह युद्ध हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपको पहले तो ये नोट कर लेना दोस्तों कि काकुब मोड़ अथवा कुमाऊं युद्ध महिपत शाह व त्रिमल चंद के मध्य में हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपको यही याद रखनी है। तो देखिए दोस्तों फिर क्या होगा, काकुबड़ की हम लोग बात करें, काकुबड़ स्थान गढ़ राज्य की पूर्वी सीमा पर था। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, काकुब मोड़ स्थान गढ़ राज्य की पूर्वी सीमा पर था। मतलब कि अगर हम बात करते हैं गढ़ राज्य की, तो अगर हम गढ़ राज्य है तो पूर्वी सीमा हमारी कौन सी जाएगी? तो पूर्वी सीमा हमारी ये हो जाएगी। तो यहीं पर किसी स्थान पर रहा होगा काकुब मोड़, तो यहीं पर ये युद्ध हुआ होगा, तो इसी स्थल के नाम पर इसको काकुब मोड़ युद्ध कहा गया है, या फिर इसको कुमाऊं अभियान कहा गया है महिपत शाह का। 1634 ईस्वी डेट आपको याद रखनी है। चलिए ठीक हो गया। फिर देखिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए इस युद्ध में महिपत शाह के सेनापति बनवारी दास तुवर भी अपने सैनिकों के साथ मारे गए थे। देखिए ये जब युद्ध हुआ था इस समय तक महिपति शाह भी देखिए 48 वर्ष की उम्र में तो राजा बने ही थे, इस समय 50-55 साल के वो हो गए होंगे। तो देखिए मतलब इस उम्र में कहाँ युद्ध लड़ पाएगा आदमी। तो इस समय इनके जो सेनापति रहेंगे कुमाऊं अभियान में महिपत शाह के कौन से सेनापति रहेंगे? बनवारी दास तुवर। दोस्तों वैसे क्वेश्चन बनते हैं कि महिपत शाह के कुमाऊं में विजयी अभियान के समय उनके सेनापति कौन रहे थे? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बनवारी दास तुवर उनके सेनापति रहेंगे कुमाऊं अभियान में। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही आप नोट कर लीजिए, महिपत शाह के कुमाऊं अभियान के समय उनके सेनापति कौन थे? बनवारी दास तुवर। चलिए ठीक हो गया। ये भी क्या होता है, इस युद्ध में मारे जाते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि महिपत शाह के कुमाऊं अभियान के समय उनके कौन से सेनापति की मृत्यु हो गई थी? आपको याद रखना है बनवारी दास तुवर की। और इसी युद्ध में महिपत शाह भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी युद्ध में महिपत शाह भी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। आपको याद रखना है कि महिपत शाह की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? आपको याद रखना है कुमाऊं युद्ध के दौरान हुई थी, या फिर कह सकते हैं कि काकुब मोड़ युद्ध के दौरान हुई थी। 1634 ईस्वी में इनकी हो गई है मृत्यु। दोस्तों मृत्यु भी कभी कभी पूछ लेता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है कि महिपत शाह की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी?
कुमाऊं युद्ध में या फिर कह सकते हैं काकुब मोड़ युद्ध में। तो दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। चलिए ठीक हो गया। महिपत शाह की भी यहाँ से मृत्यु हो गई है। अब हम लोग थोड़ी बनवारी दास के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए बनवारी दास जो चित्रकार श्यामदास हरदास रहेंगे ना, जिनके बारे में हम लोग जो श्रीनगर हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग श्रीनगर टिहरी प्रशासन श्रीनगर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग मोलाराम की बात करेंगे। चित्रकार वहाँ से चित्रकारिता का जब वहाँ से शुरू होती है तो वहाँ हम लोग बात करेंगे। तब हम लोग श्यामदास के बारे में पढ़ेंगे, हरदास के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्हीं श्यामदास और हरदास के परिवार का रहा है बनवारी दास। तो क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि बनवारी दास किस परिवार से रहा था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, श्यामदास हरिदास जो कि चित्रकार थे, उन्हीं के परिवार से बनवारी दास रहा था। ये भी पहले दिल्ली में ही मुगल शासकों में वहीं पर रहा था। बाद में ये अपने कुछ सेना के साथ आ गया था। यहीं पर जो गढ़राज्य के जो राजा थे श्रीनगर में ये गढ़राज्य से अपनी कुछ सेना के साथ ये यहाँ पर आ गया था। तो बनवारी दास जो है चित्रकार श्यामदास और हरदास के परिवार का ही था। चलिए ठीक हो गया। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आ रहा है, महीपति शाह ने सरोला ब्राह्मणों की जगह रोटी सूजी प्रथा आरंभ की थी। तो देखिए सरोला ब्राह्मणों की प्रथा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो सरोला ब्राह्मणों की जो प्रथा शुरू की थी वो किसने की थी, अजयपाल ने। जब मैं आपको 37वां राजा अजयपाल पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि सरोला ब्राह्मणों की जो प्रथा आरंभ की थी वो की थी किसने, अजयपाल ने। सरोला ब्राह्मण क्या थे, मतलब कि जैसे जाति प्रथा जो उसमें मतलब खाना खाने में जो छुआछूत थी अपनी सेना के लिए या फिर कह सकते जनता के लिए, उसको कम करने के लिए इसने सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। सरोला ब्राह्मण क्या थे, सरोला ब्राह्मण के द्वारा बनाया हुआ खाना या फिर बनाया हुआ चावल या बनाया हुआ भात कोई भी व्यक्ति खा सकता था, मतलब किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो व्यक्ति खा सकता था। तो इसको मतलब उसने लागू किया था अजयपाल ने। अब देखिए सरोला ब्राह्मण जब कहा जाता है कि जब तिब्बत अभियान चल रहा था, अब देखिए सरोला ब्राह्मण जो है वो सिर्फ धोती पहनकर ही मतलब खाना बनाया करते थे। तो इनके बारे में ये कहा जाता है जिस समय पर तिब्बत अभियान चल रहा था, दापा पर अपना अभियान चल रहा था महिपत शाह का, तो उस समय सरोला ब्राह्मण भी वहाँ पर खाना बनाने गए थे। तो ये अब देखिए सरोला ब्राह्मण तो जो है धोती बनाकर ही खाना बनाते हैं। तो वहाँ पर तो तिब्बत का जो क्षेत्र है काफ़ी बर्फीला क्षेत्र है। तो वहाँ पर क्या हुआ, महिपत शाह के जो सरोला ब्राह्मण थे, कई सारे सरोला ब्राह्मणों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अब देखिए इसने ये देखा कि खाना बनाने वाले जो भी व्यक्ति हैं इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो अब वह क्या करेगा, महिपत शाह जो है सरोला ब्राह्मणों की जगह एक अन्य प्रथा जो है चालू करेगा, जिसको बोला गया है रोटी सूची प्रथा। मतलब कि रोटी कोई भी व्यक्ति बना सकता है। अभी तक कौन बना रहा था, सरोला ब्राह्मण ही बना सकता था। लेकिन अभी तक जो भी ब्राह्मण हो, गंगारी ब्राह्मण हो, कोई भी सरोला ब्राह्मण हो, कोई भी ब्राह्मण हो, अब क्या है रोटी बना सकता है। और जो भी इस रोटी को बनाएगा उसको सूची माना जाएगा, यहाँ पे शुद्ध माना जाएगा और कोई भी व्यक्ति इसको खा सकता है। तो अभी तक जो था खाना बनाने की जो ड्यूटी थी वो सिर्फ सरोला ब्राह्मणों के पास थी। अब क्या हुआ, कोई भी ब्राह्मण हो, रोटी हो चावल हो कुछ भी बना सकता है और उसको हर व्यक्ति को मतलब हर व्यक्ति उसको खा सकता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रोटी सूची प्रथा किस परमार शासक ने आरंभ की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए कि रोटी सूची प्रथा किस परमार शासक ने आरंभ की थी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, महीपति शाह ने। और सरोला ब्राह्मण की प्रथा किसने आरंभ की थी, ये की थी अजयपाल ने। या फिर क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है दोस्तों, सरोला ब्राह्मणों की जगह रोटी सूची प्रथा का आरंभ किस परमार शासक ने किया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, महीपति शाह ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फिर देखिए महीपति शाह ने अपने अंतिम दिनों में अत्याचारी शासक बन चुका था। मतलब कि जब उसके अंतिम दिन आ रहे थे अत्याचारी शासक वह बन चुका था। अब वो कैसे बन चुका था हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक आपको एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ही बन जाए। देखिए महीपत शाह ने पहली बात तो कुछ नागाओं की हत्या करवा दी थी। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि कुछ नागा किस परमार शासक ने नागा बाबाओं की हत्या करवाई थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिले कि किस परमार शासक ने कुछ नागा बाबाओं की हत्या करवा दी थी। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, महीपति शाह ने ही कुछ नागा बाबाओं की हत्या करवा दी थी। ऐसे ही आपको नोट कर लेना है। फिर देखिए जैसे ही इसने नागा बाबाओं की हत्या की होती है, इसके बाद ऋषिकेश स्थित भरत मंदिर में गए थे। भरत मंदिर में क्यों गए थे, मतलब इनको शायद कोई दुख हुआ हो, अपना पश्चाताप करने गए हो, किसी भी कारण से भरत मंदिर जाते हैं। भरत मंदिर जो कि ऋषिकेश में है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भरत मंदिर कहाँ है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश स्थित भरत मंदिर में ये गए थे। मंदिर में इनको ऐसा लग रहा था कि भरत जी की मूर्ति इनको ही घूर रही है। मतलब कि क्या होता था, जैसे ये अगर मतलब मूर्ति के सामने खड़े हो तो इनको ऐसा लगेगा कि मूर्ति इनको घूर रही है। मूर्ति के दाएं तरफ खड़े होंगे तब भी इनको ऐसा लगता था कि मूर्ति इन्हीं को घूर रही है, क्योंकि इन्होंने नागा बाबाओं की हत्या करवाई थी। तो जो कहते हैं ना कि मन में चोर बैठा हुआ है, तो इनके मन में भी एक चोर जैसा बैठा हुआ था। जिस भी तरफ ये जा रहे थे तो इनको ऐसा लग रहा था भरत जी की मूर्ति इन्हीं को घूर रही है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुस्से में दोस्तों आकर भरत जी की
मूर्ति में से दोनों आंखें निकलवा दी, मतलब मूर्ति में से आंखें निकलवा दी। बाद में दोस्तों इनको अपने किए पर काफ़ी पछतावा हुआ था तथा ये घटना शायद 1634 ईस्वी के आसपास की है। ये जो घटना बता रहा हूँ ये 1634 ईस्वी के आसपास की है। अब देखिए इनको काफ़ी पछतावा हुआ था तथा ये मृत्यु की कामना करने लग गए थे। अब देखिए इतनी जब बातें इन्होंने कर दी, नागा बाबा की हत्या करवा दी है, उसके बाद देखिए भरत जी की मूर्ति की, भगवान की मूर्ति की जब ये उसमें से आंखें निकाल दे रहे हैं, उसके बाद इन्हें क्या हंस रहा हुआ होगा। तो इन्होंने क्या किया था, इनको अपने किए पर काफ़ी पछतावा होता है और ये मृत्यु की कामना करने लगे थे। मतलब कि उस समय कुमाऊं का युद्ध चल रहा था, तो तथा कुमाऊं के युद्ध में इनकी मृत्यु हो भी गई थी। मतलब कि इन्होंने मृत्यु की कामना की जब इन्होंने इतने सारे अत्याचारी काम किए थे। बाद में इनको कहा जाता है कि अपने राज्य प्रशासन में भी काफ़ी अत्याचार करने लग गए थे। इस कारण से इनको अत्याचारी बूढ़ा शासक भी शायद कहा गया है, अत्याचारी बूढ़ा शासक, क्योंकि इनका जो शासनकाल रहा था 48 वर्ष से शुरू होता है, तो मतलब इस समय से इनका बुढ़ापा ही शुरू हो गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ऋषिकेश स्थित भरत मंदिर में से भरत मंदिर में से दोनों आंखें किस परमार शासक ने निकलवा दी थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? महीपति शाह ने ही ऐसा कार्य किया था। और कुछ नागा बाबाओं की हत्या किस परमार शासक ने की थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? महीपत शाह ने। और दोस्तों एक बात और बता दूं, हमारे चैनल में राजेंद्र बलोच की जो पुस्तक है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश की, उसकी भी सीरीज चल रही है। 16-17 सीरीज हम लोग वहाँ से भी कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा उत्तराखंड का भूगोल भी चल रहा है, आधुनिक भारत का इतिहास भी चल रहा है। तो पूरी कंप्लीटली हमारी तैयारी उत्तराखंड की हमारे चैनल से आपको करवाई जा रही है। और दोस्तों आपको हमारे फेसबुक पेज में भी आप हमारे ऐड हो जाइए, जहाँ से आपको नई नई जानकारियाँ हमारे पेज के माध्यम से मिलती रहती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कुछ बुक्स हैं, इनके बारे में आप नोट कर लीजिए, जिनको हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। अर्ली जेसुट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया पुस्तक किसकी है? मतलब इस पुस्तक की रचना किसने की है? सी वेसल्स ने। और दी जेसुट एंड द ग्रेट मुगल्स, ये पुस्तक किसने लिखी? मैकलेगन ने। देखिए जो ये पुस्तकें हैं ना, इन पुस्तकों के बारे में आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि इनमें हमें परमार वंश की जानकारी मिलती है। अब जिन पुस्तकों में हमको उत्तराखंड के परमार शासकों की जानकारी मिल रही है, तो वहाँ से उन पुस्तकों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आपको याद रखना है, अर्ली जेसुट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया पुस्तक इसकी है वी वेसल्स की, और दी जेसुट एंड द ग्रेट मुगल्स पुस्तक इसकी है मैकलेगन की। तो दोस्तों आज हमारा कंप्लीट हो गया है। परमार वंश के जो हमारे महीपत शाह रहेंगे उनके बारे में हमने संपूर्ण चर्चा कर ली है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगली वीडियो आएगी महारानी कर्णावती के बारे में, उनके बारे में हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे उनके पुत्र पृथ्वीपति शाह के बारे में। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए जिन लोगों को भी इसकी ज़रूरत हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों, वीडियो को चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों कुछ पूछना होता तो कमेंट कर लिया कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।